सुदूर भारत के अन्नदाता महोदय, नमस्कार। मैं संजय कुमार, सह प्राध्यापक, गुरु काशी विश्वविद्यालय। मैं आज आप लोगों को सूखे एवं गर्मी के तनाव के लिए जलवायु स्मार्ट गेहूं की खेती के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। गेहूं एक गेहूं को हम लोग धान्य फसलों का राजा कहते हैं। यह एक ऐसा धान्य फसल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट 71%, वसा 1.5%, प्रोटीन 10 to 12% होता है। गेहूं के प्रोटीन को हम लोग ग्लूटीन के नाम से जानते हैं। सूखे एवं गर्मी के तनाव के लिए जलवायु स्मार्ट गेहूं की खेती के लिए जो रणनीति हम लोग चुनाव करते हैं वो निम्नवत है। सही समय पर बीज की बुवाई। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गेहूं की बुवाई सही समय पर नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन में कमी हो जाती है। सही समय का तात्पर्य है कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के बीच का समय को आइडियल टेम्परेचर कहते हैं। इसी के बीच गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। अन्यथा 15 नवंबर के बाद कुछ विशेष प्रजाति के किस्म हैं, विशेष प्रजाति के गेहूं हैं, उसकी बुआई करनी चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो वैसी परिस्थिति में प्रत्येक एक दिन के हिसाब से गेहूं में 1 क्विंटल के हिसाब से जितना लेट करेंगे उतना उत्पादन कम हो जाएगा। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक DBW 303 जो पूरे भारत में इस प्रजाति को लगाया जाता है। एक आदर्श तापमान जो गेहूं के लिए होनी चाहिए वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही माना गया है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे PBW 826, HD 386, इसको हम लोग 30 नवंबर तक लगाते हैं। अगर हम HD 2581 और HD 2967 को एक साथ मिलाकर अगर हम लगाएं तो 40 kg HD 2581 और HD 2967 ये ड्वार्फ किस्म है और ये टॉल किस्म है, टॉल वेराइटीज है। HD 2581, HD 2967 ये ड्वार्फ वेराइटीज है। इन दोनों को अगर 40 kg और 20 kg के हिसाब से अगर हम लगाते हैं, दोनों का सीड देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में बेटर रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। नैनो DOP का अगर हम प्रयोग करें तो गेहूं का अंकुरण अच्छा होगा। पंजाब के लिए जो संशोधित वेराइटीज़ है, रिकमेंडेड वेराइटीज़ है, वो है PBW 590, 752, 757, 771। दिसंबर से जनवरी तक पंजाब में यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। जो बीज दर है तो वो अमूमन 100 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग बीज देते हैं। इसमें जो स्पेसिंग होता है, मतलब 2 पौधों से पौधों के बीच की दूरी और कतार से कतार के बीच की दूरी, तो 2 कतार के बीच की दूरी 22.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 15 से 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज की बुआई कम अंतराल पर करनी चाहिए ताकि खरपतवार की अधिक वृद्धि ना हो सके एवं पूरे फसल से खेत भरा रहे। तीसरी जो रणनीति है सूखे से बचाव हेतु जो हम प्रजातियों का चयन करते हैं, उसके अंतर्गत GM व्हीट वेराइटीज का, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट वेराइटीज का चयन करना चाहिए हमें। GM व्हीट का उपयोग सर्वप्रथम अर्जेंटीना में किया गया था। अब इसका प्रयोग भारत में भी किया जा रहा है, रूस में भी किया जा रहा है, चीन में भी किया जा रहा है। ये जो GM व्हीट वेराइटीज है वो HB4 है। इसका बृहद पैमाने पर प्रयोग में लाया जा रहा है। पंजाब के लिए सूखा अवरोधी गेहूं की प्रजातियां हैं जो सूखा अवरोधी एवं अधिक उत्पादन देती है, वो है PBW 826 जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा संस्तुति की गई है। DBW 222 इसे करण नरेंद्रा के नाम से भी जानते हैं। DBW 187, HD 3298। इसके अलावा जो रणनीति है, इसके अंतर्गत हम कृषि वानिकी को भी प्रोत्साहित करते हैं। कृषि वानिकी के लिए पंजाब में मुख्य तौर पे यूकेलिप्टस और पॉपुलर पौधे को लगाते हैं जो रबी फसल के लिए इंटरक्रॉपिंग का कार्य करते हैं। इनकी पत्तियां मिट्टी को ढक लेती है जिससे फसल के ऊपर गर्मी से बचाव होता है। तीसरी जो रणनीति है प्रतिवाष्पोत्सर्जक एंटी ट्रांसपीरेंट्स का उपयोग हम लोग को करना चाहिए। जैसे पोटासियम नाइट्रेट या थायो यूरिया का उपयोग परागन या फूल निकलने के बाद करने से पौधों में वाष्पीकरण की क्रिया धीमी हो जाती है। उसके बाद है पोषक तत्व प्रबंधन। यूरिया के साथ माइकोराइजा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोटास को बुआई के पहले देना चाहिए। जिंक को भी बुआई के पहले देना चाहिए। जिंक देने से एक फायदा ये होता है कि अधिक से अधिक संख्या में टीलर्स निकलते हैं और जिंक के अभाव में टीलर्स सही ढंग से नहीं निकल पाते हैं। पोटास और जिंक नहीं देने पर हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। अवशेष प्रबंधन एक दूसरी रणनीति है जिसके अंतर्गत फसलों के अवशेष को, जिसे जैविक मल्च के नाम से जानते हैं, का हम लोग उपयोग में लाते हैं जो
पतवार नियंत्रण के साथ साथ तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। इसके पश्चात है सिंचाई प्रबंधन, सीआरआई स्टेज। सीआरआई स्टेज के अंतर्गत जो 20 से 25 दिन के बीच की अवस्था है, जिसको हम लोग क्राउन रूट इग्निशन स्टेज कहते हैं, इस स्टेज में सिंचाई करने से कल्ले अधिक से अधिक संख्या में निकलते हैं। उसके बाद दूसरी सिंचाई हम लोग, ये 20 से 25 दिन के बाद, बुआई के 20 से 25 दिन के बाद। दूसरी है कल्ले निकलने की स्थिति, जिसे हम टिलरिंग स्टेज कहते हैं। यह 40 से 45 दिन के बाद, गेहूं के बुआई के 40 से 45 दिन के पश्चात हम लोग इसका उपयोग करते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं। तीसरी सिंचाई हम लोग 60 से 65 दिन के बाद करते हैं, जिसे हम लेट ज्वाइंटिंग स्टेज या गांठ बनने के समय हम कहते हैं। चौथी सिंचाई हम लोग फ्लावरिंग स्टेज, जब फूल निकल रहा हो तो उस समय करते हैं। ये स्थिति 80 से 85 दिन के पश्चात होती है। उसके बाद है दूसरा स्टेज मिल्किंग स्टेज और ग्रेन फिलिंग स्टेज, जो 90 टू 95 डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 90 से 95 दिन के पश्चात हम लोग एक सिंचाई करते हैं। फिर कुछ संरक्षण नीति है। संरक्षण कृषि के अंतर्गत बिना जुताई के अस्थायी मिट्टी का आवरण बनाना है, ताकि मिट्टी के क्षरण को रोका जा सके एवं मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इसके लिए जीरो टिलेज और नेचुरल फार्मिंग का उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात एक रणनीति और भी अडॉप्ट किया गया है, जिसको हम कहते हैं रेज्ड बेड मेथड। मतलब जिसपे हम गेहूं को लगाते हैं, वो कुछ नीचे से उसको ऊंचा कर देते हैं मिट्टी को, तब जाके लगाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी गर्मी से हमें राहत मिलती है।